गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्वोदय। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10th के सिलेबस के अनुसार केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया कर रहे हैं। उसमें ये आज का 3rd वीडियो है। चलिए देखते हैं। इसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे दहन और ज्वाला, मतलब कि दहन क्या होता है और दूसरा पढ़ेंगे कि ज्वाला क्या होता है। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से। ये दहन क्या होता है, दहन के शर्तें क्या होता है, ज्वाला क्या होता है, ज्वाला के बारे में विस्तार से भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आपके सामने सबसे पहला टॉपिक दिख रहा होगा दहन। ये दहन होता क्या है, चलिए देखते हैं डिफिनीशन के हिसाब से। डिफिनीशन बोलता है किसी पदार्थ को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तब उससे उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होती है, और यह जो पूरी प्रक्रिया होगी आपका क्या कहलाएगा, दहन कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ जब किसी भी पदार्थ को आप जलाइएगा तो जलिएगा कैसे, वो तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाइएगा। जैसे ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइएगा तो वहां से आपको मिलेगा क्या, सबसे पहले उष्मा मिलेगा और दूसरा प्रकाश मिलेगा, और ये जो पूरी प्रक्रिया होगा आपका दहन कहलाएगा। आगे अपने सामने लिख रहा है दहन के बारे में है, लिखा हुआ क्या है कि वैसा पदार्थ जो दहन की प्रक्रिया में जलता है दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। मतलब कि अब दहन की प्रक्रिया हुआ तो सिंपल सी बात है, किसी न किसी पदार्थ को हम जलाएंगे, क्योंकि जब तक हम जलाएंगे नहीं, जो पदार्थ जल रहा नहीं, जलने वाला जो पदार्थ है वो नहीं रहेगा, तब तक दहन की प्रक्रिया होगा नहीं। तो जो पदार्थ दहन की प्रक्रिया में जलता है उसको हम लोग बोलते हैं दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ। दूसरा बोलता है वैसे पदार्थ जो दहन की प्रक्रिया में नहीं जलते हैं, दहन की प्रक्रिया में नहीं जलते हैं, उसे बोलेंगे अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ। मतलब कि पदार्थ दो गो, एक पदार्थ वैसा जो दहन की प्रक्रिया में जलेगा वो आपका कहलाएगा दहनशील पदार्थ, और दूसरा वैसा पदार्थ जो दहन की प्रक्रिया में नहीं जलेगा उसको बोलेंगे अदहनशील या अज्वलनशील। आगे बोलता है कि दहन की प्रक्रिया में जो सहायक होता है उसे दहन का पोषक कहते हैं। मतलब आप दहन तो हो रहा है, उसमें कोई ना कोई पदार्थ जल रहा है, लेकिन उस क्रम में उसको जो सहायता प्रदान करता है अर्थात जो उसमें सहायक होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो दहन का पोषक कहते हैं। आगे बोलता है दहन की प्रक्रिया में जो सहायक नहीं होता है, जो सहायता नहीं करता है उसे कहते हैं दहन का अपोषक। मतलब कि हमने यहां देखा कि दहनशील पदार्थ क्या गो, तो पदार्थ दो गो, एगो वैसा पदार्थ जो दहन की प्रक्रिया में जलता है, अगर वो जल जाए तो उसको बोलेंगे दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ। दूसरा वैसा पदार्थ जो दहन की प्रक्रिया में नहीं जलता हो तब उसको बोलते थे हम लोग क्या, अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ। उसके बाद आगे है कि दहन की प्रक्रिया में जो सहायता करता है उसको बोलते हैं दहन का पोषक, और जो सहायता नहीं करे उसे क्या बोलेंगे, दहन का अपोषक कहेंगे। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो आपके सामने दिख रहा होगा लकड़ी है, तो लकड़ी कहीं ना कहीं दहन प्रक्रिया में जल जाता है तो ये आपका कहलाएगा दहनशील पदार्थ। और आपके सामने ये दिख रहा होगा पत्थर, तो ये पत्थर जो है वो दहन की प्रक्रिया में नहीं जलता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे अदहनशील पदार्थ। आगे लिखा हुआ है दहन के लिए आवश्यक शर्तें। मतलब कि अगर कोई दहन हो रहा है, कोई पदार्थ जल रहा है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, उसके लिए शर्त क्या होगा। तो सबसे पहला बोलता है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। मतलब कि जब तक आपके पास कोई पदार्थ जो कि आपको जलाना है और जब तक वो पदार्थ आपके पास नहीं रहेगा तब तक आप दहन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं, आप दहन का कार्य नहीं कर सकते। दूसरा बोला है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। मतलब कि दहन मेरे पास लकड़ी आ गया, कोयला आ गया, कपड़ा आ गया, लेकिन अगर वहां पे उसके पोषक पदार्थ मतलब कि ऑक्सीजन अगर नहीं है तब हम दहन की प्रक्रिया नहीं कर सकते। तीसरा होता है आपका ज्वलन ताप की प्राप्ति। ये ज्वलन ताप क्या होता है, तो ज्वलन ताप कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई चीज आप लिए जलाने के लिए तो वो अचानक से नहीं जलता है, वो थोड़े समय के बाद जलता है, या कुछ समय लेता है, या कुछ समय तुरंत जल जाता है। तो जब वो अपने प्रज्वलन ताप को पकड़ लेता है, मतलब वो जब जलना स्टार्ट कर लेता है तब उसको बोलते हैं ज्वलन ताप। और जब तक ये तीनों चीज आपके सामने नहीं रहेगा, सबसे पहला चीज दहनशील पदार्थ,
दूसरा है कि दहन के पोषक तत्व जिसमें कि हम लोग ऑक्सीजन को ले लेंगे, और तीसरा है ज्वलन ताप की प्राप्ति। अगर ये तीन चीज आपके सामने नहीं रहेगा तब आप दहन की प्रक्रिया को संपन्न नहीं कर सकते। आगे आपके सामने है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप कहने का मतलब हुआ वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है ना। कहने का मतलब हुआ कि आप जैसे ही लकड़ी को जलाना स्टार्ट कीजिएगा तो लकड़ी अचानक मतलब वो जलना स्टार्ट नहीं करेगा, वो थोड़ा समय के बाद होगा। तो जिस न्यूनतम ताप पे मतलब जब वो जलना प्रारंभ करेगा तब उस समय का जो सबसे कम ताप रहेगा उस ताप को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्वलन या प्रज्वलन ताप कहेंगे। आगे आपके सामने दिख रहा होगा ज्वाला। ज्वाला कहने का मतलब हुआ कि जब भी आप लकड़ी को जलाइएगा या किसी भी दहनशील पदार्थ को जलाइएगा तो उसमें उष्मा के रूप में जो उठता है वो आपका ज्वाला कहलाता है। डिफिनेशन बोलता है दहन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें दहन के दौरान उत्पन्न होने वाली एक चमकदार, गर्म एवं गैस आधारित क्षेत्र होता है जिसे ज्वाला कहते हैं। मतलब जैसे ही किसी पदार्थ को आप जलाइएगा और दहन की प्रक्रिया होगा तब उस समय क्या होता है कि एक चमकदार होता है, गर्म होता है और गैस आधारित क्षेत्र होता है। मतलब कि वैसा क्षेत्र होता है जहां पे दहनशील पदार्थ नहीं हो, आपके सामने क्या होना चाहिए, तो सिर्फ गैस होना चाहिए, और वो जो क्षेत्र होता है आपका क्या कहलाता है, ज्वाला कहलाता है। जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा ये आपका मोमबत्ती का भाग है, ये आपका मोमबत्ती का भाग है, लेकिन मोमबत्ती के भाग के ऊपर ये आपका दिख रहा होगा चमकदार भाग होगा। ये कहीं ना कहीं आपको चमक लग रहा होगा, चमक रहा है, और ये कहीं ना कहीं आपको गर्म भी होगा। और ये जो भाग है आपका कहाँ है, ये गैस आधारित है। मतलब इस भाग में, इस एरिया में सिर्फ क्या होगा, तो गैस होगा। तो यही जो भाग आपका है वो क्या कहलाता है, तो आपका ज्वाला कहलाता है। आगे ज्वाला से संबंधित कुछ बात है, लिखा हुआ क्या है कि ईंधन को वायु में जलाकर ज्वाला की प्राप्ति की जा सकती है। मतलब कि आपके सामने अगर कोई ईंधन है और इस ईंधन को जैसे ही आप वायु में जलाइएगा, मतलब क्या, गैस आधारित एरिया हो गया, गैस आधारित क्षेत्र हो गया, तो जैसे ही वायु में जलाइएगा तब आपको किसकी प्राप्ति होती है, तो ज्वाला की प्राप्ति होती है। आगे बोलता है कि ज्वाला की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि उस वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत भाग ईंधन के जलने में सहायक होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो ज्वाला होता है उसका प्रकृति इस बात पर निर्भर करेगा कि आप जिस ईंधन को जला रहे हैं, जिस कंडीशन में जला रहे हैं, जिस वातावरण में जला रहे हैं, उस वातावरण में उस ईंधन के जलने में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत मात्रा लग रहा है, और इसी बात पर निर्भर क्या करता है आपका, तो ज्वाला की प्रकृति करता है। आगे बोलता है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति में किसी ईंधन का पूर्ण दहन होता है और उसका रंग नीला होता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी भी चीज को हम जला रहे हैं और उसके जलाते समय अगर वहां पे ऑक्सीजन पूर्ण मात्रा में है, पूरी मात्रा में है, तब जो वहां पे ऑक्सीजन तब वो जो पदार्थ जलता है वो पूर्ण रूप से जल जाता है, पूरी तरह से जल जाता है, और वहां जो ज्वाला होता है उसका रंग कैसा होता है भैया, तो नीला होता है। और इसी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं प्रकाशमान ज्वाला या प्रकाशहीन ज्वाला। आगे बोलता है कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में, मतलब कि कंडीशन दो को हुआ, एक कंडीशन हुआ जहां पे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, दूसरा कंडीशन हुआ कि जहां पे ऑक्सीजन अपर्याप्त मात्रा में है। और जैसे ही ऑक्सीजन अपर्याप्त मात्रा में रहेगा तब जो वहां दहन होगा वो पूर्ण रूप से दहन नहीं होता है, और इसी कारण इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो पीला होता है। आगे बोल रहा है जब ईंधन अपूर्ण दहन होता है, मतलब कि अपूर्ण दहन कहने का मतलब ये हुआ कि वहां पे ऑक्सीजन पूरी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा, तब वो उसके वापस बिना जले हुए कार्बन के कण मिश्रित हो जाते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जब आप ईंधन को जला रहे हैं और ईंधन के पास वहां पे ऑक्सीजन पूरी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तब क्या होगा कि वो जो ईंधन होगा उसका अपूर्ण दहन होगा, मतलब वो पूरी तरह से नहीं जलेगा। तब क्या होगा कि वहां पर जो उसका बिना जले हुए कार्बन के कण रहेगा वो वापस वहां के वातावरण में मिल जाते हैं, और इसके कारण क्या होता है कि वो ईंधन जैसे ही वातावरण में मिलता है तो वहां पे तप्त होकर, गर्म होकर चमकने लगता है।
आगे आपके सामने दिख रहा होगा मोमबत्ती की ज्वाला। मोमबत्ती का ज्वाला कहने का मतलब हुआ कि जब आप मोमबत्ती को जलाते हैं और उसके जलाने के टाइम में जो उसके सामने चमकदार लौ निकलता है, जो लौ आपको दिख रहा होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं मोमबत्ती की ज्वाला। बोलता क्या है कि जब मोमबत्ती को जलाया जाता है, जैसे ही आप मोमबत्ती को जलाइएगा तब उसका मोम पिघलकर बत्ती के रूप में ऊपर चढ़ने लगता है। मतलब कि जैसे ही आप मोमबत्ती को जलाइएगा तो मोमबत्ती के धागा जलता है और इसका जो मोम है वो पिघल कर धीरे धीरे जो धागा होता है, जो बत्ती होता है, उसके साइड ऊपर वो चढ़ते रहता है तथा वाष्प में बदलकर जो जैसे ही ये मोम पिघला और मोम पिघला तो ये बत्ती में जाता है, ऊपर ऊपर जाने के बाद किसमें बदल जाता है, तो वाष्प में बदल जाता है। और यही वाष्प जब ऑक्सीजन या हवा में ऑक्सीजन के संपर्क में जाता है तब ये जलना प्रारंभ करता है और तब आपको क्या मिलता है, ज्वाला मिलता है। और जैसे ही ये ज्वाला मिलता है तब इसको ज्वाला मिल किससे रहा है, तो मोमबत्ती से मिल रहा है, तब इसे हम लोग कहते हैं मोमबत्ती की ज्वाला। आगे है मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट। मतलब कि मोमबत्ती का जो ज्वाला होगा उस ज्वाला में हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या भाग होता है, कौन कौन से भाग होता है, तो उसी को बोलते हैं मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट। बोलता क्या है कि मोमबत्ती की ज्वाला में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, बताइए कि मोमबत्ती का जो ज्वाला होता है उसके कुल कितने भाग होते हैं, तो भैया कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो आपका होता है वो होता है केंद्रीय मंडल, दूसरा आपका होता है प्रकाशमान मंडल और तीसरा होता है आपका प्रकाशहीन मंडल। ये 3 क्या है आपका ज्वाला के, मोमबत्ती की ज्वाला के भाग है। सबसे पहला बोलता है केंद्रीय मंडल। तो ये केंद्रीय मंडल बोलता क्या है कि ये ज्वाला का नीला भाग होता है। मतलब कि केंद्रीय मंडल होता है, अगर उसके रंग की बात करें तो उसका रंग भैया कैसा होता है, तो नीला होता है। अगर इसके आगे बात किया जाए कि नीला के अलावा क्या होता है, तो ये बोलता क्या है कि इसमें बिना जले हुए मोम के वाष्प रहते हैं। मतलब नीला जो भाग होता है वहां पे जो आपको मिलेगा तो वो मिलता क्या है, तो मोमबत्ती में जो मोम का जो वाष्प बन गया है तो वो वाष्प जो अभी तक जला नहीं है वैसा ही भाग रहता है। दूसरा बोलता है कि यह ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिस कारण दहन का क्षेत्र कहते हैं। बोल रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति पूरी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में नहीं हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अदहन का क्षेत्र बोलते हैं। मतलब यहाँ पे दहन का कार्य नहीं होता है। आगे क्या बोलता है कि इस भाग में ताप सबसे कम होता है। सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे दहन का काम हो नहीं रहा है, जब यहाँ पे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है ही नहीं, तब यहाँ पे ताप क्या रहेगा भैया, तो सबसे कम रहेगा। दूसरा बोलता है प्रकाशमान मंडल। बोलता है कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है। मतलब पहला जो भाग है वहां पे दहन अदहन होता है, मतलब दहन थोड़ा भी नहीं होता है। लेकिन जैसे ही प्रकाशमान मंडल की बात कीजिएगा तो यहाँ पे जो मोमबत्ती का ज्वाला होता है, मोमबत्ती का जो मोम होता है वो वाष्प के रूप में बदल जाता है, तो यहाँ पे उनका जो दहन होता है अपूर्ण होता है। मतलब कहने का मतलब हुआ दहन तो होगा लेकिन वो पूरी तरह से नहीं जलेगा। आगे बोलता है कि कार्बन के कण ज्वाला के साथ मिलकर एक विशाल भाग का निर्माण करते हैं। बोलने का मतलब यह हुआ कि अपूर्ण दहन हुआ तो उस भाग में जो मोमबत्ती का और सारा मोम रहेगा जो वाष्प के रूप में है, तो ये कार्बन के साथ, कार्बन के अणु के साथ मिल जाते हैं और इससे एक विशाल भाग का निर्माण करते हैं, जिसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग क्या होता है, पीला होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए मोमबत्ती की ज्वाला में जो नीला भाग होता है वो किसका होता है, तो वो प्रकाशमान मंडल का होता है। उसके आगे पूछेगा जो पीला भाग होता है वो किसका होता है, तो भैया ये प्रकाशमान मंडल का होता है। और तीसरा है इसका प्रकाशहीन मंडल। कहने का मतलब हुआ कि इस भाग में मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है। मतलब कहने का मतलब हुआ 3 भाग हुआ, 3 भाग में एक भाग में जो होता है वहां दहन नहीं होता है, दूसरा भाग में अपूर्ण दहन होता है, मतलब आधा अधूरा होता है, और तीसरा जो प्रकाशहीन मंडल है वहां पे मोमबत्ती की ज्वाला तक जो वाष्प होता है मोम का, उसका पूर्ण रूप से दहन होता है। और जैसे ही पूरा रूप से वहां पे दहन का काम होगा तो सबसे गर्म भाग आपका यही वाला होगा जो कि आपका क्या है, प्रकाशहीन मंडल है। आगे आपका है एलपीजी। ये लगातार आपके घर में जो यूज होता है गैस सिलेंडर में वही गैस है एलपीजी। अगर इसका पूरा नाम की बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
आगे बात करें कि एलपीजी होता क्या है, तो एलपीजी के जो अवयव होते हैं इसका यह मुख्यतः ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो अवयव भी बोल सकते हैं। मतलब इसी से आपका जो एलपीजी गैस होता है उसका निर्माण होता है। तो किससे होता है, तो भैया सबसे पहला आपका ब्यूटेन है, दूसरा आपका प्रोपेन है और तीसरा आपका क्या है, एथेन है। अगर बात किया जाए कि मुख्य अवयव क्या होता है, तो एलपीजी है उसका मुख्य अवयव जो है वो क्या भैया, तो मुख्य अवयव जो एलपीजी का होता है वो क्या होता है, ब्यूटेन होता है। आगे बोल रहा है कि एलपीजी को पेट्रोलियम के प्रभाजित श्रवण या प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है। अगर एलपीजी की बात किया जाए कि एलपीजी का आप कहां से प्राप्त करते हैं, तो वो पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है उसका प्रभाजी आसवन या प्रभाजित श्रवण एक विधि होता है, या प्राकृतिक गैस के प्राप्त कर सकते हैं। मतलब एलपीजी को आप दो तरह से प्राप्त कर सकते हैं। पहला आपका तरीका है कि पेट्रोलियम के प्रभाजित श्रवण विधि, और दूसरा है क्या, प्राकृतिक गैस से। आगे बोलता है कि एलपीजी जो गैस होता है वो बहुत ही उत्तम गैस होता है। उत्तम ईंधन इसलिए इसे बोला गया है क्योंकि इसे जब आप जलाइएगा, इसे जब उपयोग कीजिएगा तो ये हानिकारक तत्व को नहीं निकालता है, हानिकारक गैस को नहीं निकालता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, उत्तम ईंधन बोलते हैं। आगे बोलता है जिसमें ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन तीव्रता से जलकर पर्याप्त ऊष्मा देता है। मतलब कि इसमें से तो हानिकारक गैस नहीं निकलता है, उसके साथ ही क्या होता है कि इसमें जो इसका जो अवयव है, तो अवयव में क्या है भैया, तो एक ब्यूटेन है, दूसरा प्रोपेन है और तीसरा क्या है, एथेन है। ये तीनों जो होता है वो बहुत ही तेजी से जलता है और पर्याप्त मात्रा में हमें क्या देता है भैया, तो ऊष्मा देता है। आगे बोलता है कि यह अत्यधिक दहनशील होता है। मतलब दहनशील, अत्यधिक दहनशील कहने का मतलब हुआ कि ये बहुत ही तेजी से दहन हो जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं अत्यधिक दहनशील बोलते हैं। जो नीली लौ के साथ जलता है, मतलब कि आपसे पूछ सकता है कि एलपीजी जो गैस होता है जब ये दहन होता है, जब ये जलता है तो ये किस लौ के साथ जलता है, तो भैया नीली लौ के साथ जलता है। आगे बोलता है कि एलपीजी जो गैस होता है उसके पास कोई गंध नहीं होता है। एलपीजी जो आपके घरों में उपयोग होता है उसके पास कोई भी गंध नहीं होता है। तो आपको पता कैसे चलेगा, तो आपको पता चलने के लिए, मतलब जब इसका रिसाव होता है तो इसे पता लगाने के लिए इसमें एक अलग से गैस मिलाया जाता है जिसे बोलते हैं एथिल मरकैप्टन। क्या बोलते हैं, एथिल मरकैप्टन। ये जो होता है इसका मुख्य रूप से अगर बात करें तो ईंधन में कोई उपयोग नहीं होता है। इसका उपयोग होता है कि जब आप एलपीजी उपयोग गैस करते रहिएगा, अगर उस समय रिसाव हो जाए तो उस रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें बहुत ही कम मात्रा में, लिखा हुआ बहुत ही अल्प मात्रा में क्या मिलाया जाता है, इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। तो आगे आपका सीएनजी था। अगर सीएनजी का बात करें तो सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जैसा कि हम लिखे हुए हैं कि सीएनजी का जो पूरा नाम होता है तो क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर सीएनजी के बारे में बात करें तो यह भी एक प्रकार का ईंधन है, जैसे कि एलपीजी ईंधन हुआ करता था, वो भी उत्तम ईंधन था और साथ में ये भी ईंधन है। तो सीएनजी, एलपीजी जो था वो घरेलू घर में यूज होता है। अगर सीएनजी की बात करें तो यह वाहनों के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें कि सीएनजी के संगठक क्या है, तो सीएनजी का मुख्य संगठक जो होता है क्या होता है भैया, मीथेन होता है। और सीएनजी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वच्छ ईंधन बोलते हैं। आप स्वच्छ ईंधन क्यों बोलते हैं, क्योंकि सीएनजी को जो है अक्सर कम उत्सर्जन के कारण, मतलब सीएनजी गैस जो होता है वह बहुत ही कम मात्रा में हानिकारक गैस उत्सर्जित करता है, इसीलिए हम लोग सीएनजी को स्वच्छ ईंधन के रूप में करते हैं। अब भैया बात यहाँ ये आता है कि जैसे एलपीजी में हमने पढ़ा था कि उसमें रिसाव के लिए कुछ मिलाया जाता है, तो ठीक इसी प्रकार से सीएनजी जो होता है इसका भी रिसाव का हमको पता नहीं चलता है। तो इसमें अगर रिसाव का आपको पता लगाना है तो इसमें गैसोलीन मिलाया जाता है, और ये जो गैसोलीन होता है इसमें एक गुण पाया जाता है कि जैसे ही ये वायुमंडल में आता है तो वायुमंडल के संपर्क में आने पर बहुत ही तेजी से फैलता है, जिस कारण हमको पता चल जाता है कि कहीं पर भी सीएनजी गैस रिसाव हो रहा है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।